तो बोरुटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा बोरुटो और सरादा डीपा से हारने के बाद काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। वहीं मोजिनो और कोनोहामारू ने विक्टर के प्लान का पता लगा लिया था कि वो एक डेविल ट्री को उगा रहे हैं जिससे इन्हें एक फ्रूट मिलने वाला था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन कोनोहामारू और मोजिनो उन पे अटैक कर देते हैं और बोरुटो भी वहाँ पर आ जाता है और फिर ये लोग डीपा से फाइट करते हैं और इन लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी वो यहाँ पे काम आ जाती है और फाइनली ये डीपा को हरा देते हैं। और गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ तो आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा यार। तो इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट कराओ, मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ, हमारे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कराओ और फिर हमें Q&A वीडियो लेकर आएंगे। तो लग जाओ अपने काम पर। तो अब देखते हैं आगे। अब हम नामिदा और इनोजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे जुआ खेल रहे थे। अबे कैसे बच्चे हैं ये। और यहाँ पर बोरुटो और उसके दोस्त भी बैठे होते हैं और तभी डैंकी यहाँ से गुजर रहा होता है और वो हवा की डायरेक्शन से रिलेटेड बात कर रहा था और ये लोग उसे बुलाने की ट्राई करते हैं लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता। फिर हम नारुतो के ऑफिस में सभी लोगों को देखते हैं और यहाँ पे कोनोहामारू और मोजिनो इन्हें सारा कुछ बताने लगते हैं कि इनके साथ उस विलेज में क्या क्या हुआ। वो लोग एक डिवाइन ट्री बनाना चाहते थे जिसमें से एक फ्रूट निकलेगा, पता नहीं वो उस फ्रूट का क्या करना चाह रहे थे। साई कहता है कि मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था और मुझे वहाँ पर कुछ मिला है और ये वो मार्क्स होते हैं जिसके बारे में सोजुजी ने भी इनको बताया होता है और ये मार्क्स कारा से रिलेटेड हैं। विक्टर और डीपा को ये भी पता था कि बोरुटो ने मोमोस्की को हराया है। शिकामारू कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे बीच थी, उन लोगों को ये पता कैसे लगी। सुनाडे कहती है तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग हम पे पहले से ही नजर रख रहे हों। और नारुतो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसे लोग और भी विलेजेस में फैले हुए हैं जो कि हर किसी पर नजर रख रहे हैं। और नारुतो ने सभी विलेज के कागेस को इन्फॉर्म कर दिया है। साई कहता है कि एक वर्ड है जो कि बार बार मेरे सामने आ रहा था और वो है वेसल। और ये लोग बात कर रहे थे अगर वो लोग हमारे विलेज तक पहुंच रहे हैं तो सच में वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और शिकामारू कहता है कि हमें एक वर्ड का और पता लगा है जो है आउटर। साई कहता है जब सास्की और मैं कारा से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे वहाँ पर एक बंदा कारा को बचाना चाहता था, शायद उन जैसे ही लोगों को आउटर कहा जाता है। लेडी सुनाडे कहती है लगता है ऐसे ही लोग सभी विलेजेस में फैले हुए हैं तभी ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। अब ये लोग कहने लगते हैं कि विलेज में सभी आने जाने वाले लोगों पर हमें नजर रखनी होगी और या तो फिर हमें विलेज का गेट बंद कर देना होगा। अब नारुतो ये खड़ा हुआ सोच रहा होता है क्योंकि इससे विलेज के लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बोरुटो को यहाँ पे डैंकी मिलता है जो कि काफी भारी सामान लेकर जा रहा होता है। फिर ये लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं और ऊपर आयाबे और मेटली भी थे और ये लोग मिलकर एक हॉट एयर बलून बना रहे थे। अब नारुतो विलेज के गेट के पास आ गया था और वो एक गार्ड से पूछता है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं क्या तुम उनकी चेकिंग करते हो या सिर्फ फॉर्मेलिटी। दरअसल यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा गार्ड हुआ करते थे लेकिन अब उनकी संख्या कम हो चुकी है, लेकिन आने जाने वाले लोग काफी ज्यादा हैं इसलिए हम सही से चेकिंग नहीं कर पाते, तो ये बस एक तरह की फॉर्मेलिटी है। अब नारुतो काकाशी से मिलने के लिए आया होता है। काकाशी पूछता है तो तुमने क्या डिसाइड किया, तुम विलेज का गेट बंद करोगे या नहीं। वो कहता है कि इसमें काफी ज्यादा दिक्कत है, अगर हम विलेज का गेट बंद कर देंगे तो विलेज के लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हमने गेट को खुला रखा तो हमारे दुश्मन भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन यह पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि हमारे दुश्मन कौन है। अब काकाशी ने एक अजीब सी फिश पकड़ी होती है। नारुतो कहता है ऐसी फिश मैंने पहली बार देखी है और वो कहता है कि ये फिश यहाँ की नहीं है, ये बाहर से आई है, मतलब कि ये नारुतो को एक हिंट देना चाहता था। फिर हम बोरुटो और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो कि हॉट एयर बलून टेस्ट कर रहे थे। पहले तो ये इनको पकड़ के रखते हैं और बाद में सभी इंस्ट्रक्शन देकर इन्हें छोड़ देते हैं और तभी यहाँ पे नारुतो आ जाता है। हे बच्चों तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और डैंकी उसे सारा कुछ समझाने लगता है। दरअसल ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस पे काम कर रहा है जिससे ये एक विलेज से दूसरे विलेज में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा बड़ी है तो इससे इन्हें दूसरे विलेज में कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। अब बोरुटो अपने डैड को समझाने लगता है डैंकी का एक फ्रेंड दूसरे नेशन में है जिसके पास सेम ऐसा ही डिवाइस है और ये इसके थ्रू उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। अब डैंकी आयाबे और मेटली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ये हॉट एयर बलून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर ट्राई करने के बाद ये उस बलून को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर डैंकी भी इनसे कांटेक्ट कर पा रहा होता है और वो इन्हें इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये नीचे आ सकते हैं, जिसके बाद अब ये लोग नीचे पहुंच जाते हैं और नारुतो दूर खड़ा हुआ इन लोगों को देख रहा होता है और वो अपना डिसीजन बना लेता है। अब नारुतो साई और शिकामारू को ये कहता है हम विलेज का गेट बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, कोई भी यहाँ पर आता है या जाता है हमें उसकी अच्छे से चेकिंग करनी होगी। साई कहता है इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है।
हैं। अब नारुतो कहता है सबसे पहले हमें यहाँ पर कारा का हाइड आउट ढूंढना होगा। फिर हमें कारा का हाइड आउट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके लीडर के सामने विक्टर खड़ा होता है और ये लीडर कहता है तो तुम्हारा कहना है कि ये सारी स्कीम डीपा की थी, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और विक्टर कहता है मेरे पास इसका प्रूफ है, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास डीपा की बॉडी है और अभी तक वो किसी भी शिनोबी के हाथ नहीं लगी और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ। वैसे तुम्हारा वेसल कैसा है? तुम उसकी चिंता मत करो, बस मैंने तुम्हें जो मिशन दिया है उस पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा ड्रीम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि विक्टर एक हॉस्पिटल में होता है और ये लोग होलोग्रामिक इमेज के थ्रू बात कर रहे थे और विक्टर सोच रहा था कि इसका जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है इसका वेसल चुराना। और फिर हम देखते हैं कि एक न्यू सिस्टम की चेकिंग चल रही है जिससे ये लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी विलेज में अगर न्यू बंदा आएगा तो ये उसे डिटेक्ट कर लेंगे। और इस सिस्टम की जो हेड थी वो इनो होती है। सभी लोग पूछते हैं कि हमें एक ऐसा बंदा मिला है जिसका चक्रा रजिस्टर नहीं है, तो इनो उन सभी को वहाँ पे चेक करने के लिए भेज देती है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो साई होता है और ये सब चेकिंग कर रहे थे और ये भी इनकी चेकिंग का एक हिस्सा था। और ये देखकर इनो काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो सभी लोगों को बुलाकर ये बताने लगती है कि हमने एक न्यू सेंसरी सिस्टम बनाया है जिससे हम आने जाने वाले न्यू लोगों को डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे हम उन लोगों का पता लगा सकते हैं जिनका चक्रा हमारे पास रजिस्टर नहीं है। और मैंने यहाँ पे आप सभी को इसलिए बुलाया ताकि हम इस न्यू सिस्टम को चेक कर सके और ये तुम सभी की ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी होगा। फिर इनोजिन बरूटो और शिगाडाई से मिलता है और वो कहता है कि मैं भी इस सेंसरी टीम में हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ सेंसरी एबिलिटी आती है, तो मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बरूटो शिगाडाई से पूछता है कि तुम इस बुक में क्या देख रहे हो? दरअसल ये एक बिंगो बुक है जिसमें न्यू एडिशन हुआ है, तो इसलिए मैं ये चेक कर रहा हूँ। और फिर इनो का पार्टनर कोहान आ जाता है। क्या तुम लोग तैयार हो हमारी हेल्प करने के लिए? वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मिस इनो का इतना बड़ा बेटा होगा। इनोजिन कहता है वैसे तुम मुझे मेरी मॉम से कंपेयर मत करो, मैं उनके जितना होनहार नहीं हूँ। और तभी इन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक ऐसा चक्रा मिला है जो कि रजिस्टर नहीं है और ये अपनी सेंसरी एबिलिटी से उस चक्रा का पता लगा लेते हैं और ये उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। कोहान इनोजिन को अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। इनोजिन काफी ज्यादा ट्राई करता है लेकिन उसे वो चक्रा नहीं मिलता। लगता है मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, मैंने काफी टाइम से इस पे प्रैक्टिस नहीं की। कोहान कहता है चलो कोई बात नहीं, ये तो एक टेस्ट था, अब हम दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। अब इनोजिन दोबारा से अपनी सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और इसे वो चक्रा मिल जाता है और फिर वो अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल को भेज देता है उसे ढूंढने के लिए। और जैसे इनोजिन अंदर जाता है तभी काफी सारी मुर्गियां बाहर निकलती हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब बरूटो आकर कहता है तुमने शायद थोड़ी बहुत गलती कर दी है क्योंकि मैं तो पीछे छुपा हुआ था। अब इनके सारे टेस्ट खत्म हो गए थे। कोहान कहता है तुमने आज किसी भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ा। इनोजिन कहता है दरअसल मैंने इस एबिलिटी का बहुत टाइम बाद यूज किया है, तो शायद मुझे इसे ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब इनो भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है मैंने सुना तुम्हारा सुबह का टेस्ट अच्छा नहीं गया, वैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती इसमें डालना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो उसमें आ सकते हो वरना तुम उसे छोड़ भी सकते हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इनोजिन अपने डैड के साथ बैठा होता है और वो कहता है कि शायद मैंने मॉम को डिसअपॉइंट कर दिया है क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। साई कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम हर बार सेंसरी मिशन क्यों करती है? क्योंकि इसका रीजन है तुम्हारे ग्रैंडफादर की रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी दम तक सेंसरी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और 4th ग्रेड निंजा वॉर में अपने दोस्तों की जान बचाई। और ऐसे ही तुम्हारी मॉम चाहती है कि वो तुम्हें कुछ नया सिखाए ताकि तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सको। अब अगले सीन में इनोजिन कोहान के पास पहुंच जाता है लेकिन ये थोड़ा सा लेट था। अब कोहान इनोजिन को कुछ टिप्स देता है जिससे इसकी सेंसरी एबिलिटी थोड़ी सी ठीक हो जाए और फिर इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेक्टर जी में एक ऐसा चक्रा मिला है जो कि रजिस्टर नहीं है। जिसके बाद ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। कोहान कहता है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका सभी का चक्रा रजिस्टर है, तो हम उस बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसका चक्रा रजिस्टर नहीं है। अब इनोजिन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस बंदे को ढूंढने का ट्राई करता है। फिर इनोजिन को यहाँ पे 2 अजीब से चक्रा मिलता है और यहाँ पे एक चक्रा में काफी ज्यादा ग्लिच था और जब इनोजिन वहाँ पे देखने के लिए जाता है तो यहाँ पे शिगाडाई बैठा होता है। कोहान इनोजिन से कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम्हारी एबिलिटी ठीक से काम कर रही है। इनोजिन कहता है कि उसने यहाँ पर एक और चक्रा को महसूस किया और वो
काफी ज्यादा अजीब था। शिगाडाई भी कहता है मैंने यहाँ पे एक वर्कर को देखा था जो कि अभी यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। कोहान कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुमने अभी तक काफी ज्यादा इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और फिर ये हेडक्वार्टर में जाके उस बंदे का पता करने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि इनोजिन ने जिस चक्र को महसूस किया उस बंदे का नाम है मोकोमेराई और वो वहीं पर काम करता है और इसका चक्र भी रजिस्टर है और ये आज सुबह से ही बैरियर से सीधा विलेज के अंदर आया है। इनोजिन कहता है जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। शिगाडाई भी कहता है मुझे इसकी बात में दम लगता है क्योंकि ये ऐसे झूठ नहीं कहेगा। अब ये लोग बरूटो के साथ मिलकर वर्कर शॉप पर पहुंच जाते हैं और उस बंदे का पता लगाने लगते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि वो बंदा यहाँ पे काम तो करता है लेकिन आज वो नहीं आया। इनोजिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज सुबह ही मैंने उसका चक्रा महसूस किया और वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी तो वो यहाँ पर नहीं है। इनोजिन उनसे पूछता है क्या आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हो? तभी दूसरा बंदा ये कहता है वो तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि आज सुबह ही मैंने उसे ट्रेन में बिठाया है क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी। और फिर इन लोगों को कुछ अजीब लगता है। बरूटो कहता है कि हो सकता है कोई बंदा हो जो इस बंदे में ट्रांसफॉर्म होकर इस विलेज के अंदर आ गया है। इनोजिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस बंदे का चेहरा तो सेम रहेगा चाहे वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाए। और फिर शिगाडाई उन्हें बिंगो बुक में एक बंदे को दिखाता है। ये बंदा किसी के भी चक्र को चेंज कर सकता है और अगर ये विलेज के अंदर आया तो सेंसरी सिस्टम में भी ये बंदा नहीं पकड़ा गया होगा और ये दूसरे विलेज की इन्फॉर्मेशन लोगों को बेचता है और ये क्रिमिनल प्लस चोर है। अब ये लोग इसका और पता करने के लिए इनो के पास आ जाते हैं। फिर इनो सर्च करके उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है कि वो बंदा कहाँ पर है। जिसके बाद ये एक मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे। इनोजिन कहता है कि मैं इतने सारे लोगों का चक्रा कैसे सेंस करूंगा। शिगाडाई कहता है जो मर्जी हो जाए लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर इनोजिन अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है जिससे इसका रेडियस बढ़ जाता है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उस चक्र का पता लगाने लगता है और इन्हें वो ग्लिच वाला चक्रा मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये वही चोर था जिसका बिंगो बुक में नाम था। ये चोर इनसे बचने की ट्राई करता है लेकिन शिगाडाई उसे शैडो पैरालाइज जुत्सु में फंसा लेता है और इनो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है कि इन लोगों ने अपना काम काफी अच्छे से किया। अब इनो जाते हुए इनोजिन की तारीफ कर रही थी कि तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम्हारी सेंसरी एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। फिर हमें विक्टर का एक हाइड आउट दिखाया जाता है जहाँ पर उसने एक एयरशिप को रखा होता है और इस शिप की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एडवांस है तो इसे कोई भी रडार या शिनोबी नहीं पकड़ पाएगी। फिर विक्टर एक पोर्टल में से होकर टाइम स्पेस में से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर ये एक डॉक्टर से पूछता है आमदो बताओ मेरी बॉडी की कंडीशन क्या है? बार बार जो तुम रीजनरेशन यूज करते हो वो एक टाइम पर काम करना बंद कर देगा। जैसे तुम्हारी राइट आई और राइट लेग अब रीजनरेट होना बंद हो गए हैं, बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही रीजनरेट होना बंद कर देंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए न्यू बॉडी पार्ट्स बना सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई भी बकवास चीज नहीं करानी। मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बनकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता जैसे तुमने अभी तक काफी लोगों की कर दी है। अरे अब छोड़ो भी, ऐसा मत कहो, ये मैंने अपने लिए थोड़ी करा है, ये तो मैंने बस कारा के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किया है। और वो विक्टर से कहता है वैसे जो तुमने अपने ऊपर कर्स मार्क लगाया है ये धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को खा रहा है और तुम्हारी रीजनरेशन की पावर भी एक टाइम पर खत्म हो जाएगी। अब तो बस सारा कुछ जीगन के प्लान पर है। अगर उसका प्लान सक्सेस हुआ तो तभी तुम्हारी बॉडी ठीक से काम कर पाएगी। और विक्टर कहता है वैसे तुम्हारी हॉबी उस पर ही डिपेंड है। अरे मेरी क्या, सभी की हॉब्स अब उसी पे डिपेंड है। आमोदो उससे कहता है तुम्हारी बॉडी पहले ही बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। और विक्टर कहता है मैंने पहले ही अपने सारे पैसों को कारे के प्लान में इन्वेस्ट कर दिया है और ये प्लान अभी काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। तो मुझे बताओ कि वेसल फेज 3 की अभी क्या सिचुएशन है। आमोदा कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और विक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्या तुम लोगों को पता भी है कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से खराब हो रही है और एक टाइम पर जाकर मैं मर भी जाऊंगा अगर तुमने पहले ये काम कंप्लीट नहीं किया। तभी विक्टर को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है जिसके बाद आमदा उसे बिठाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और ये फिर से ठीक हो जाता है। तभी आमदा को एक कॉल आती है जिसमें डेल्टा उसे अपने पास बुला रही थी और इसके जाने के बाद विक्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और इसने ये जो भी किया था वो एक नाटक था ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके। फिर विक्टर अपने स्पाई बी को निकालकर एक प्रोबेटेड एरिया में भेज देता है जहाँ पर कारा की सबसे कीमती चीज यानी कि वेसल रखा था और अब वो बी जाकर वो सारा डेटा कलेक्ट करने लगती है। विक्टर कहता है कि मैं जीगन के भरोसे नहीं बैठ सकता, अब मुझे सारा कुछ अपने हाथों में लेना होगा। अब आमदो डेल्टा के पास आ गया था और वो इससे कह रही थी मेरी जो एक लेग है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, मैंने तुम्हें इसे ठीक करने के लिए कहा था लेकिन ये अब पहले से भी बेकार हो गई है, तो कुछ भी करो इसे ठीक करके दो। आमोडो कहता है कि अभी मुझे इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी विक्टर मेरी लैब के
अंदर है क्योंकि वो यहाँ पर बेहोश हो गया था। और ये लड़की कहती है दरअसल हमें उन नल्लों को पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। और फिर आमदो के पास जीगन की कॉल आती है और यहाँ पे विक्टर सारे ही डेटा को कॉपी कर रहा था ताकि वो जीगन को धमकी दे सके और इससे ये इसके प्लान को भी एडवांस कर पाएगा। और इस डेटा से उसे ये पता लगता है कि जो वेसल है वो ऑलरेडी फेज 3 में है। अब जीगन ये कह रहा होता है आमदो मुझे ये पता लगा है कि जो वेसल है वो ऑलरेडी फेज 3 में है। और ये सुनकर आमदो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिरकार इसको ये कैसे पता लगा। जीगन कहता है तो इसके बारे में तुम मुझे कब बताने वाले थे? दरअसल मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाला था लेकिन उसने मुझे अभी तक कोई भी चीज शो नहीं की तो मैं आपको क्या बताता। जीगन कहता है तो चलो फिर उसका एक सरफेस पे टेस्ट लेते हैं। आमदो कहता है पर ये हम करेंगे कैसे कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सारा कुछ देख लूंगा। और तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। दरअसल मैं यहीं से जा रहा था और मैंने आप लोगों की बात को सुन लिया है, तो आप वेसल को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। और वो इससे पूछते हैं कि तुम हमारी हेल्प कैसे करोगे। और ये उन्हें अपनी एयरशिप के बारे में बताने लगता है कि इसकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है तो कोई भी रडार या शिनोबी इसे नहीं पकड़ पाएगा। अब ये लोग इससे पूछते हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? वैसे मुझे पता था कि हम लोग कहीं ना कहीं फंसेंगे तो इसलिए मैं इस सिचुएशन के लिए रेडी था। जीगन कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें इंचार्ज बनाता हूँ इस वेसल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आमदो कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे पहली कि विक्टर उस शिप में नहीं जाएगा और वो शिप ऑटो पायलट पर रहेगी, और दूसरी बात शिप की लैंडिंग, स्टोरिंग और पाथ वो सारा कुछ हम डिसाइड करेंगे। और विक्टर इसके लिए मान जाता है। अब नारुतो बरूटो की टीम को लैंड ऑफ वैली वाले मिशन के लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था। बरूटो कहता है अगर सच में आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज हमें A रैंक S रैंक मिशन दीजिए। सरादा कहती है सबसे पहले अपने हाथ को तो ठीक कर लो, और वो कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और बरूटो आज काफी ज्यादा खुश था कि उसके डैड ने उसे अप्रिशिएट किया है और वो अपने डैड से कहता है क्यों ना डैड हम एक बार 1 वर्सेस 1 फाइट करें। सरादा कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे डैड सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और मित्सुकी ये कहता है वैसे बरूटो भी डे बाय डे काफी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। नारुतो कहता है तुम टेंशन मत लो, एक दिन हम ये जरूर करेंगे। और यहाँ पे वेसल को शिप में लोड कर दिया जाता है। आमदो कहता है कि सच में ये शिप काफी ज्यादा एडवांस है और इसको कोई भी शिनोबी पकड़ नहीं सकता। और डेल्टा कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काम काफी सीधा सीधा हो रहा है, जरूर विक्टर की इसमें कोई चाल हो सकती है। आमदो कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने इस शिप को ऑटो पायलट पे डाल दिया है। और जैसे ये शिप उड़ती है वो ऑटोमेटिकली एकदम से गायब हो जाती है। और ये शिप लीफ विलेज की तरफ से होकर जा रही थी। और यहीं पर ऊपर बरूटो खड़ा होता है जो कि अपने हाथ की पट्टी को खोल देता है और वो मोमोस्की की बात को याद कर रहा था। और बरूटो कहता है जो होगा देखा जाएगा क्योंकि मैं हूँ बरूटो उजुमाकी। यहाँ पे हम विक्टर को देखते हैं जो कि मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। आमदो को क्या लगता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन पहले ही मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया था और अब वो वेसल और शिप दोनों ही मेरे कंट्रोल में है। और तभी शिप में एक्सप्लोजन हो जाता है और विक्टर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, कहीं किसी को इसकी प्लान के बारे में पता तो नहीं लग गया। फिर हमें जीगन को दिखाया जाता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसको सब कुछ पहले ही पता है। अब जीगन ने कारा की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई होती है और वो सबसे कहता है मुझे माफ करना, मैंने आप सभी को अर्जेंट बुलाया क्योंकि ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। विक्टर कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उस एयरशिप को ढूंढ लेंगे। काशिन कहता है देखो बोल भी कौन रहा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और डेल्टा भी कहती है हाँ तुम्हारी बात में दम है, जब विक्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी तो ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम सबको क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है? मेरा शिप बिल्कुल ठीक था और जीगन और अमादो ने उसे खुद चेक किया था, इसके पीछे जरूर किसी बाहर के आदमी का हाथ है। और ये बंदे कहने लगते हैं पर मेन बात ये है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा क्यों? विक्टर कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जब शिप मिलेगी तो तुम खुद उसे चेक कर लेना, हो सकता है इसके पीछे अमादो का भी हाथ हो क्योंकि वो भी अभी यहाँ पर नहीं है। जीगन कहता है उसके ऊपर पहले ही काम का बहुत ज्यादा लोड है तो तुम उसे इसमें इंक्लूड मत करो, और अब हमारे हाथ में वो वेसल नहीं है तो हमें कुछ भी करके उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और विक्टर कहता है क्यों ना तुम वहाँ पे आउटर्स को भेज दो उसे ढूंढने के लिए। काशिन कहता है जिस एरिया में वो शिप क्रैश हुई है वो एरिया मेरे अंडर आता है तो क्यों ना मैं जाकर वहाँ पर ये चेक करूँ, जिस पर सभी एग्री हो जाते हैं। लेकिन विक्टर को यहाँ पे पसीने आने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। आखिरकार शिप के साथ ऐसा किया किसने? अगर वो शिप उन लोगों के हाथ लग गई तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। और वो अपनी स्पाई भी निकाल कर ये कहने लगता है चलो सही है, उन्हें ये नहीं पता लगा कि मैंने वेसल के बारे में सारा डेटा निकाल लिया
था। और जैसे ये पीछे मुड़ता है, यहाँ पे कासिन खड़ा होता है और वो उस पे अपने कुनाई से अटैक कर देता है। विक्टर उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कासिन उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद इसने विक्टर की स्पाई भी ले ली थी। फिर हम जेगन को आमदो के पास देखते हैं, जिसने यहाँ पे दीपा का सर दोबारा से रीजनरेट कर लिया था और इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। और इसके बाद ये दोबारा से इसे मार देते हैं। अब यहाँ पे काशिन आकर कहता है कि मैं अपने आउटर्स को भेज रहा हूँ उस शिप को ढूंढने के लिए। और ये शिप लैंड ऑफ फायर के फॉरेस्ट रीजन में क्रैश हुआ होता है और कोनोहामारू मोचिनो भी यहाँ पर इसे चेक करने के लिए आए हुए थे। और जीगन यहाँ पे काशिन को ऑर्डर दे रहा था, जिस किसी को भी उस शिप के बारे में पता लगे तुम उसे मार देना। और हाँ, ये शिप लीफ विलेज के काफी पास है, तो अगर वहाँ से भी कोई आए तो उनको भी मार देना। और अगले सीन में हम देखते हैं आज बरूटो और नारुतो की फाइट है, जैसे कि इसके डैड ने वादा किया था और सभी लोग इसे देखने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे मित्सुकी बरूटो से पूछता है, कहीं तुम इस मैच के लिए नर्वस तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ और आज मैं अपने डैड को ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं काफी बड़ा हो गया हूँ और मैं भी एक पावरफुल शिनोबी हूँ। और शिकामारू भी नारुतो से पूछता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारा प्रोस्थेटिक काम कैसा है? नारुतो कहता है कि ये काफी अच्छे से काम कर रहा है और इसका जो चक्रा है वो मेरे चक्रा के साथ अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है और जब मैं इसको यूज करूंगा तभी मैं इसके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ। शिकामारू पूछता है, क्या तुमने इसके बारे में बरूटो को बता दिया? अरे नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बरूटो को ऐसा लगेगा कि मैं उसका यूज कर रहा हूँ। अब नारुतो और बरूटो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और सभी लोग इनका मैच देखने के लिए आए होते हैं। नारुतो कहता है, तुम होल्ड बैक मत करना, तुमसे जितना हो सके उतनी खतरनाक तरीके से मुझ पे अटैक करना। जिसके बाद बरूटो अपने शैडो क्लोन से अपने डैड के ऊपर अटैक करता है। जैसे नारुतो इनको खत्म करता है तो वहाँ पर असली बरूटो नहीं होता और वो पीछे से राशन गन से अपने डैड पे अटैक करता है, लेकिन नारुतो एक ही स्लैश से उस राशन गन को खत्म कर देता है। फिर बरूटो शूरिगन पे इलेक्ट्रिक स्टाइल लगाकर नारुतो पे अटैक करता है, जिससे यहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर वो दोबारा से राशन गन से अटैक करता है, लेकिन नारुतो इसे भी अपने एक हाथ से रोक लेता है। अब बरूटो गुस्सा होकर कहता है, अरे डैड, क्या आप बस डिफेंस ही करते रहोगे? चलो मुझसे फाइट करो। जिसके बाद अब ये दोनों राशन गन से अटैक करने वाले थे, जहाँ पर बरूटो अपने शैडो क्लोन बनाकर गेल पाम से अपने आप को पुश करता है और अपने डैड के राशन गन से जाकर भिड़ जाता है, लेकिन उसके डैड देखते हैं कि ये उसका शैडो क्लोन था और इस अटैक की वजह से नारुतो जमीन के अंदर घुस जाता है। तभी असली बरूटो उस पे वाटर स्टाइल से अटैक करता है और सरादा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि बरूटो को वाटर स्टाइल भी आता है और यहाँ पे नारुतो का हाथ जमीन के अंदर फंसा हुआ होता है। फिर बरूटो वाटर स्टाइल के साथ इलेक्ट्रिक स्टाइल यूज करता है, लेकिन नारुतो अपना हाथ निकालकर एक मड वॉल बना लेता है, जिससे ये इस अटैक से बच जाता है। फिर नारुतो वहाँ पे एक पंच मारकर सारे जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। ये देखकर बरूटो उस दीवार को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी नारुतो आकर उसे किक मार के हरा देता है और ये मैच नारुतो जीत जाता है। लेकिन फिर भी बरूटो काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने डैड के हैंड को देखता है, जो कि वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो उस वॉल के अंदर चिपका हुआ है। और उसके डैड बरूटो की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। अब बरूटो होगागे ऑफिस में आकर अपने डैड से कहता है, आपने इस मैच में साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल किया और साथ में मेरा भी इस्तेमाल किया ताकि आप उसे टेस्ट कर सको। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि पिछली बार आपने मुझे ये यूज करने से मना किया था और अब खुद आप इसे यूज कर रहे हो। और नारुतो कहता है, अरे नहीं, मैं सच में तुमसे फाइट करना चाहता था क्योंकि मुझे देखना था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। अब सास्के आकर ये कहता है, साइंटिफिक निंजा टूल गलत नहीं है, तुम उसका कैसा यूज करते हो वो गलत है। नारुतो सास्के से पूछता है, मैंने तुम्हें कारा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, तो तुम्हें क्या पता लगा? दरअसल कारा काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है और अभी तक हमारे ऊपर से वो खतरा नहीं टला, तो हम लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इधर कोनोहामारू और मोजिनो उस शिप के पास पहुंच गए थे और वो साथ ही साथ लीफ विलेज के कांटेक्ट में भी थे और वो अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता और वहाँ पर एक काफी बड़ा बॉक्स था जो कि खुला हुआ होता है और कोनोहामारू को ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है और अब वो विलेज से कांटेक्ट नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई इंसान खड़ा होता है। अब कोनोहामारू उस कंटेनर को चेक करने लगता है जहाँ पर काफी सारे पोर्ट्स थे, तो वो उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए अपना एक स्क्रोल निकाल लेता है और बाहर मोजिनो पर एक बंदा अटैक कर देता है और ये बंदा वही था जो कि विक्टर की लैब में था। जिसके बाद ये मोजिनो को दूर फेंक देता है, लेकिन उसके हाथ में इसका मास्क आ गया था और हमें पता लगता है कि असल में ये एक रोबोट है। और तभी वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। मोजिनो कोनोहामारू को यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे और यहाँ पे बरूटो सास्के
से ये पूछ रहा होता है कि आपको कारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। सास्के कहता है मैं उनके हाइड आउट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, लेकिन मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि उनका कोई भी हाइड आउट ऊपर सरफेस पे नहीं है, वो जरूर कहीं सीक्रेटली काम कर रहे हैं। बोरुटो कहता है हमें उनका सामना करने के लिए अपने निंजात्सु को बढ़ाना होगा, न कि साइंटिफिक निंजा टूल को। तभी वहाँ पे कातासके आ जाता है और वो ये कहता है मेरा साइंटिफिक निंजा टूल आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। और बोरुटो इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अबे ओए तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पिछली बार तूने मेरे साथ जो भी किया मैं अभी तक वो भूला नहीं हूँ। और नारुतो कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक मिशन पे भेज रहा हूँ, वो भी इसके साथ। जो मेरा प्रोस्थेटिक आर्म है उसे तुम्हें शिफ्ट करना है दूसरे लैब में, जो कि हमारे हिडन लीफ विलेज के एक दूसरे टाउन में है और वहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ इस मिशन पे जाओ। और बोरुटो कहता है मुझे एक बी रैंक मिशन मिलना चाहिए था, ये सी रैंक मिशन मेरे किसी काम का नहीं। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। और नारुतो सरादा और मित्सुकी से कहता है कि तुम्हें बोरुटो का ध्यान रखना होगा। फिर हम बोरुटो और उसके साथियों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। सरादा उससे पूछती है तो तुमने क्या डिसाइड करा, क्या तुम इस मिशन पे जाओगी? आखिरकार तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें मेरा जवाब पता है। सरादा कहती है चलो जो भी हो, लेकिन मैं इस मिशन पे जाऊंगी क्योंकि मुझे आगे चलकर एक होगागी बनना है, तो मैं किसी भी मिशन को ना नहीं कर सकती। और मित्सुकी भी ये कहता है अब मैं अपनी फ्री विल से काम करता हूँ तो मैं भी इस मिशन पे जाऊंगा क्योंकि वो प्रोस्थेटिक आर्म हमारे लॉर्ड होगागे का है, जो कि हमारे पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें हमारी फैमिली भी आती है, तुम्हारी मॉम भी, तुम्हारी बहन भी और बाकी सब लोग। तो मुझे ये मिशन करना ही होगा। और बोरुटो कहता है अबे यार मैंने कब मना किया, मैं भी चलूंगा इस मिशन पे। और यहाँ पे जीगन आमादो से ये कहता है अभी तक हमें उस ट्रेटर का पता नहीं लगा जिसने उस एयरशिप को क्रैश करवाया। ये बंदा कहता है पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें इसके बारे में पता लग गया होगा। जीगन कहता है नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, इसके पीछे विक्टर नहीं हो सकता। भले ही वो वेसल को चुराना चाहता था, लेकिन एयरशिप क्रैश के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन आमादो को इसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। जीगन उसे समझाने लगता है जो हम इस प्लेन के थ्रू उस वेसल का ट्रांसफर करा रहे थे वो मैंने जान के करवाया ताकि मैं ट्रेटर को पकड़ सकूं। और आमादो कहता है तो क्या फिर तुम्हें ये नहीं पता लगा कि इसके पीछे विक्टर था? नहीं, मैंने अपने कर्मा से पहले ही सेंस कर लिया था कि उस वेसल को मूव किया गया है। और इसको सेंस मैंने तब किया था जब वो शिप क्रैश नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो वेसल पहले ही मूव हो चुका था। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये विक्टर का काम होगा, जरूर इसके पीछे कोई और है जो कि उसको फंसाना चाहता था। फिर हम बोरुटो और बाकी सबको देखते हैं जो कि अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। और ये सब उस जगह पे एक ट्रेन के थ्रू जा रहे थे। तभी हम ट्रेन में एक पैसेंजर को देखते हैं और इसका नाम था मिस्टर आओ। और ये कातासके को पहचान लेता है, जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। आओ कहता है कातासके हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम हम कब मिले थे। तभी ट्रेन में झटका आता है और बोरुटो के हाथ से वो केस गिरने वाला होता है, लेकिन वो उसको बचा लेता है। आओ से कहता है वैसे मैं आपसे ही मिलने के लिए आया था ताकि मैं अपना आर्म आपको दिखा सकूं। जिसके बाद कातासके उसे ठीक करने लगता है। अब आओ ये बताने लगता है जब मैं तुम बच्चों की एज का था तो मैं ऑलरेडी बैटल फील्ड में था। और ये उससे पूछते हैं कि आप कौन से विलेज से थे। दरअसल मैं हिडन मिस्ट विलेज से था। और बोरुटो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल हम भी एक बार वहाँ पर गए थे। और ये कहता है कि मैं काफी टाइम से अपने विलेज नहीं गया हूँ क्योंकि ग्रेट वॉर के बाद मेरे काफी साथी मारे गए थे और मेरी हालत भी काफी ज्यादा बेकार थी, तो इस वजह से मैं अपने विलेज नहीं जा पाया। अगर मेरे पास डॉक्टर कातासके का ये साइंटिफिक निंजा टूल ना होता तो अभी तक मैं मारा जा चुका होता। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये साइंटिफिक निंजा टूल इस बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी आओ बोरुटो पे हमला करने वाला होता है और वो कहता है तुमने देखा, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम अभी तक मारे जा चुके होते। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो टूल है बस ये डिपेंड करता है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। और ये सभी एकदम से डर गए थे। अब ये ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है और जाते टाइम बोरुटो से अपना नाम बताता है, मैं होगागी का बेटा बोरुटो उज़ुमाकी हूँ। और जब वो चला जाता है तो पीछे से एक आदमी ये कहता है ओ बोरुटो उज़ुमाकी, तुमने काफी अच्छी बंदे पे हाथ मारा है। और यहाँ पर काशिन कोजी बैठा होता है। आओ उसे देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। मुझे लगा नहीं था कि कोई इनर मुझसे मिलने के लिए आएगा, और अगर कोई ऐसी वैसी सिचुएशन होती तो शायद विक्टर मुझसे मिलने के लिए आ सकता था। ये बताता है कि विक्टर मारा जा चुका है। काशिन उससे कहता है ये सुनने के बाद तुम्हारे एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। आओ उससे कहता है मेरा रिलेशन उसके साथ सिर्फ इनर और आउटर का था, तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काशिन उससे पूछता है कि तुम हिडन लीफ विलेज क्यों गए थे। आओ कहता है मुझे कातासके से कुछ काम था, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम असल में वहाँ पर करने क्या गए थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। आओ कहता है दरअसल मैं कातासके को मारने के लिए गया था। अगर उसे कुछ भी याद
याद होता तो मैं उसे मार देता। और काशिन उससे कहता है, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे ये भी बताया कि तुमने कातासकी को गेंजुत्सु में डाला था और साइंटिफिक निंजा टूल की उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वैसे सच में तुम काफी ज्यादा ब्रिलियंट हो, और वैसे मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि वैसे लॉस्ट हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि लीफ विलेज भी उसे ढूंढने में लगा हुआ है। अगर वो उनके हाथ लग गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन इसमें काफी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। काशिन उससे कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई भी तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे मार सकते हो। फिर हम मोजिनो को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और कोनोहामारू उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है। अब काशिन उससे कहता है, मेरे पैर के नीचे एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर काफी सारे इंटेल और वेपन पड़े हुए हैं, तो ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएंगे। और यहाँ पे सरादा मित्सुकी और बरूटो को सुना रही थी, वो बंदा सिर्फ तुम्हें अभी मिला है और तुम उसके साथ इतना ज्यादा फ्रैंक कैसे हो सकते हो। फिर हम आओ को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है, मुझे 16 साल हो चुके हैं एक्चुअल कॉम्बैट में, तो अब इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं हम 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।